हेलो एंड वेरी वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वन शॉट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 2 पार्ट्स में किया था, मैं कोशिश करूँगी इसे भी 2 पार्ट्स में कंप्लीट करूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वीडियो जो 40 मिनट से ज़्यादा लंबी हो हमारे चैनल पे, ताकि आप ऐसे चलते फिरते आराम से घूमते घूमते भी इसे देख सकें। और अगर वीडियो आपको स्लो लग रही हो तो आप इसे 1.25 या फिर 1.5x की स्पीड में आराम से देख सकते हो, सब कुछ समझ में आएगा। बस आपको करना क्या है, अपने आगे एनसीईआरटी निकाल के रखनी है। जो मैंने यहाँ बताना है आपको, इस पीडीएफ में दिखाना है आपको जो भी मार्किंग्स है, और आपको लग रही है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको वो चीज़ नहीं आती है, नहीं याद है, तो आपको अपने एनसीईआरटी में एज इट इज़ मार्क कर लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज़ आती है, आई एम डैम श्योर कि मुझे अच्छे से याद है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो उस टॉपिक से। ठीक है, तो चलते करते हैं अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर। एंड यस, लेट्स स्टार्ट। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारा जो रिप्रोडक्शन है, ये एक बड़ा ही प्यारा सा प्रोसेस है, नेचर के थ्रू दिया हुआ। अगर इसे आप कोई भी गलत निगाहों से नहीं देखते हो तो ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है हमारे पूरे वर्ल्ड में, या हमारे लाइफ में, ये एक ऐसा टाइम आता है जब हम लोग अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाना है। अगर मान लो रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस नहीं होती नेचर में, तो एक स्पीशीज़ आती और वो एक्सटिंक्ट हो जाती और पता भी नहीं चलता हमें। ठीक है, लेकिन चूंकि रिप्रोडक्शन है नेचर में, तो इस वजह से क्या होता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ मेंटेन रहती है। साथ साथ अगर इसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो स्पीशीज तो कंटिन्यू हो रही है, विद न्यू न्यू वेरिएशंस आ रहे हैं, उसमें एवोल्यूशन भी हो रहा है कंटिन्यूटी के साथ में। तो ये चीज होता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमारे पास 2 फेज आ गए। क्या? एक आगे हमारे पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक आगे हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको सिर्फ श्योर करती है कि भैया हमारे पास में क्या है, प्योर लाइन वेराइटी रहेगी, कोई भी ज्यादा हमारे पास चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी क्या एकदम ही चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां बात होती है, दैट मीन्स आपके पास चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहा है, आप में एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। अभी ये तो बताने की जरूरत नहीं है भैया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। मेल पेरेंट अलग होगा, फीमेल पेरेंट अलग होगी, दोनों से गैमीट्स बनेंगे, दोनों का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट होगा। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास में 3 फेजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के। कौन कौन से 3 फेजेस? पहला होता है, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ाया आप लोग को। अगर आप लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वन शॉट वीडियो नहीं देखा है, तो 2 पार्ट्स में है, इसी चैनल पर प्रेजेंट है, आप लोग देख सकते हो एकदम आराम से जाकर के। ठीक है, और मैं बोलूंगी जिस जिस सिस्टम से मैं यहाँ पे सिस्टम वाइज पढ़ा रही हूँ, आप उसी वाइज पढ़ोगे ना, तो आपको मतलब ज्यादा ग्रैब कर पाओगे। अनलेस आप डायरेक्ट से उठा के आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, तो मैंने कुछ कुछ चीजें हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बता रखी हैं प्लांट्स वाले में, जो यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई होगी, तो मैं वापस तो वो चीजें नहीं बताऊंगी ना आपको। तो मतलब अगर आप इस सिस्टम से चल रहे हो, जिस सिस्टम से मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे से और ज्यादा चीजें आप ग्रैब कर पाओगे यहाँ से। ठीक है, और अगर आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी है बायो की, आप बस रिविजन करना हो, तो कहीं से भी देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, सारी चीजें बराबर है। ठीक है, चलो फिर तो हम लोग स्टार्ट करें। तो देखो, हमारे पास में प्रोडक्शन में 3 चीजें होती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन दिखाया जाता है, गैमेट का ट्रांसफर दिखाया जाता है। दूसरा हमारे पास में आता है दैट इज फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन होते हैं, सिंगैमी होता है, फ्यूजन होता है। तीसरा हमारे पास में क्या हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, लेट मी ऑन द फैन, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, तो हमारे पास में 3 चीजें कौन कौन सी आ गई? 3 चीजें हमारे पास में। पहला आ गया हमारे पास में प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा आ गया हमारे पास में फर्टिलाइजेशन, और तीसरा हमारे पास में आ गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जाइगोट बन गया, आप जाइगोट का डेवलपमेंट दिखाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हमने दिखा दिया इसमें। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें अगर हम लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पे भी वही चीज दिखाई जा रही है आपको कि पहले फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हो गया, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। ठीक है, अब इस बार की जो है, अब जो आपके पास में पीडीएफ्स आ रहे हैं, दैट इज क्लियर इनफ कि आपको अच्छे से पता चले। पहले की जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पीडीएफ थी शायद से, या उससे पहले चैप्टर की थी, तो वो थोड़ा सा ऐसे प्रॉपर सा नहीं था, बट अब अच्छी पीडीएफ मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला हमारे पास में आ गया फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, इनसेमिनेशन होगा, मतलब ट्रांसफर करेंगे गैमेट को, मेल से फीमेल के अंदर में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में डेवलपमेंट होगा ब्लास्टोसिस्ट का, फिर इम्प्लांटेशन होगा, मतलब आपका जो एम्ब्रियो बन गया, वो जाकर के आपके यूट्रस में जो होगा इम्प्लांट होगा। ठीक है, उसके बाद में डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशन। ह्यूमन में 9 मंथ का होता है, और दूसरे एनिमल्स में दूसरे टाइम पीरियड का होता है। जैसे कि आई थिंक मुझे प्रॉपर तो याद नहीं है, बट एलिफेंट में आई थिंक 11 मंथ या 13 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, उनकी प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, उसके बाद में पार्चुरेशन, बच्चा आपका हो गया रेडी जी, अब आप करा लो इसकी पार्चुरेशन, डिलीवरी करा लो इसका। ठीक है, याद रखना, इसको पार्चुरेशन नहीं कहते, पार्चुरेशन कहते हैं। मैं भी जब पढ़ रही थी अपने टाइम में, तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था, और मैं हमेशा इसको पार्चुरेशन जो है प्रोनाउंस कर देती थी, बट इट इज, अगर इसको हम लोग सही तरीके से प्रोनाउंस करें, तो दैट इज पार्चुरेशन, RI होता है। ठीक है, पार्चुरेशन। ओके, तो ये चीज हो गया हमारे पास में, ये सारे हमारे पास में ये चीज हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग
यहाँ हम लोग देखेंगे। अब जो मेन चीज़ें है, जैसे एनसीईआरटी की लाइन तो मेन होती है, साथ साथ मैंने अपने एनसीईआरटी में से साइड में जो है ये सारी चीज़ें जैसे हैं साइड में इस तरीके से चीज़ों को लिख करके रख दिया है, तो मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एक तरीके से हमारे लिए, ठीक है। तो टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ स्टार्ट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ फीटल लाइफ, जैसे ही बच्चा जो है पेट में पलने वाला बच्चा 7 महीने का होता है, उनका जो टेस्टिस होता है वो स्क्रॉटल सैक में जो है डिसेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर ये डिसेंडिंग नहीं हुआ, अगर डिसेंड नहीं कर पाया स्क्रॉटल सैक में, तब क्या होगा? तो जो कंडीशन बनेगी वो इनफर्टिलिटी की वजह बनेगी, और उस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्रिप्टो रिचिडम, ठीक है। हाँ, क्रिप्टो रिचिडम, ओके। और यहाँ पे साथ साथ में दिया हुआ है पीएच ऑफ स्पर्म क्या होता है हमारे पास में? 7.2 से लेके 7.7, मतलब अल्कलाइन नेचर में होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेल जेनाइटल ट्रैक के बारे में पूरा दिया हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। टेस्टिस जो होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, इसकी लेंथ दी हुई है 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ दी गई है 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। इनका जो टेस्टिस है स्क्रॉटम में प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी से बाहर डिसेंड करता है। हमेशा पूछ लेगा क्यों बॉडी से बाहर डिसेंड करता है? तो द स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हमारी बॉडी मतलब मेल की बॉडी में, ठीक है, मेल की बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री जो होता है, 2.5 डिग्री कम आपका जरूरत पड़ता है उसका लिए टेम्परेचर हमारे पास में, ठीक है। तो ये चीजें इसीलिए वो जो स्क्रॉटम होता है वो बॉडी के बाहर डिसेंड कर रहा होता है, ओके। अब हमारे पास में जो होता है, अब सबसे छोटे सिरे से बात करेंगे हम लोग। हमारे टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 तक के बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। एक होता है मेल जर्म सेल जो कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद में सर्टोली सेल जिसको हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं, और जो क्या करेगी? स्पर्म बनने वाले स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है, ठीक है। इसके बाद में एक और तरीके के सेल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल, या फिर लेडिक सेल इसको हम लोग कह दिए। ये क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स पे, टेस्टिस के अंदर ही इंटरस्टिशियल साइट्स पे आपके घूमते रहते हैं, और ये कुछ सिक्रीशन का काम करते हैं। किस सिक्रीशन का आगे पता चलेगा, ठीक है। अब मेल एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें हम लोग, तो हमारे पास में क्या आता है? रिटे टेस्टिस सबसे छोटा, उसके बाद वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वास डिफेंस। हमारे पास में क्या आ गया? ये हमारे पास में आ गया मेल एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंसिया थ्रू रिटे टेस्टिस, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे छोटा यूनिट, उससे बड़ा क्या हो गया? रिटे टेस्टिस, और उसके बाद क्या आ गया? वासा इफ्रेंसिया, देन एपिडिडाइमस, और वहां से होते हुए आपका कहाँ चला जाएगा हमारे पास में? वास डिफेंस में, और उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए आपका सबसे लास्ट में निकल जाएगा यूरेथ्रल मीएटस में, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आप फिगर देख रहे हो, इसमें मैंने मार्किंग कर रखी है 1 2 3 4। सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, उसके बाद में रिटे टेस्टिस, देन वासा इफ्रेंसिया, देन एपिडिडाइमस, उसके बाद में हमारा आ गया वास डिफरेंस, एंड देन वी गॉट सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद हमारे पास में आ गया प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड फिर उसके बाद ये छोटे छोटे से दाने दाने दिखा रहे हैं, इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहेंगे, और फिर ये वाले पार्ट को कहेंगे यूरेथ्रा। हाँ, उसके बाद ऊपर में आएगा फोरस्किन, और ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर में फोरस्किन आता है, ठीक है, जो मूवेबल होता है, ओके। अब देखो ये जो हमारे पास में यूरेथ्रा होता है ना, अलॉन्ग विथ दिस पोस्ट्रेट ग्लैंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? मान लो ये हमारे पास में क्या है? आपका यूरेथ्रा है, ठीक है। मान लीजिए आपका यूरेथ्रा पाइप है, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड, 1 होता है, सिंगल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करेगा? जब आपका स्पर्म इजैकुलेशन का टाइम आएगा, ठीक है, तो सारे स्पर्म आकर के यहाँ कलेक्ट रहेंगे, और प्रोस्टेट ग्लैंड इसको दबाया रहेगा, ठीक है, और स्पर्म यहाँ तक आके एकदम प्रेशर इस पर लगा रहा है, और एक टाइम के बाद ये प्रेशर से खुलेगा, और एक फोर्सफुल इजैकुलेशन होता है आपका, जिससे आपका स्पर्म जो है बहुत हाई स्पीड से फीमेल वजाइनल ट्रैक के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इजैकुलेशन। एक फोर्सफुल जो होगा आपका जो आपका स्पर्म है वो यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेशन। ये देखो, ये आपका हमारे पास में आ गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिखाया है, ये देखेंगे यहाँ पे दिखाया इंटरस्टिशियल ये वाला साइट हो गया, इसमें सेल्स हो गए, उसके अंदर में स्पर्मेटोगोनिया हो गया, और स्पर्मेटोजोआ बन के रेडी है। इसमें जो कुछ चीजें बताइए, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा, ठीक है। एपिडिडाइमस में क्या होगा? मैच्योरिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म आएगा, एंड उसके बाद में स्टोरेज ऑफ स्पर्म होगा, किसमें? एपिडिडाइमस में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारे पास बस क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद बाकी ये सारा काम जो होगा आपका एपिडिडाइमस में होगा। क्या क्या?
मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म आएगा, उसके बाद स्टोरेज ऑफ स्पर्म होगा, और अगर ज्यादा टाइम स्टोरेज हुआ, उसको बाहर नहीं निकाला गया बॉडी से, तो वो 3 से 4 दिन के बाद मर जाता है, ठीक है, एपिडिडाइमस में। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास में 3 ग्लैंड्स होते हैं मेल एसेसरी डक्ट से रिलेटेड। कौन से 3 ग्लैंड्स होते हैं? एक होता है समाइनल वेसिकल जो कि 2 होते हैं नंबर में, मतलब एक पेयर। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि 1 नंबर में होते हैं, इसके पेयर नहीं होते, सिंगल नंबर होता है। देन बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कि अगेन 2 होते हैं नंबर में और 1 उसका पेयर हो गया। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट समाइनल प्लाज्मा। इन तीनों की सिक्रीशन को मिलाकर के हम लोग समाइनल प्लाज्मा नाम देते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, समाइनल प्लाज्मा जो है फ्रुक्टोज में, कैल्शियम में और कुछ एंजाइम में रिच होता है, और इसी से एक मैं आपको टेस्ट बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, पहले ये समझोगे कि समाइनल प्लाज्मा जो होता है ना, ये हमारे पास में फ्रुक्टोज में, कैल्शियम में और क्या कुछ एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, जिनमें ये सीमेन में मिलता है। सीमेन किसको कह रहे हैं? सीमेन कह रहे हैं इन सबके जो हमारे पास में सिक्रीशन आते हैं और जो स्पर्म आता है, सबको अगर मिला के एक ही बार जो इजैकुलेटरी डक्ट से बाहर निकलता है, उसको हम लोग सीमेन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो क्या होता है, पहले के टाइम में कुछ टेस्ट होते थे, जैसे अगर मान लो कि कोई इंसान है, किसी बंदे के ऊपर में रेप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में बहुत सारे केसेस ऐसे निकल गए ना कि लड़कियां मतलब सिर्फ पैसों के लिए भी, ठीक है, आपका रेप क्लेम करती थी बड़े बड़े लोगों पे। तो उस टाइम पे जो है ना, ये निकल के आया कि हमारे पास में क्या होगा कि अगर मान लो कोई लड़की रेप क्लेम कर रही है, ठीक है, तो उसका चेक होगा, वजाइनल ट्रैक का चेकिंग होता था। और फीमेल के अंदर वजाइनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि फ्रक्टोज को सिक्रीट करता हो। इसका मतलब जो हमारे फीमेल वजाइनल ट्रैक है उसके अंदर में फ्रुक्टोज नहीं होगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर कॉपुलेशन हुआ है, अगर सीमेन को उनके बॉडी में डाला गया है या फिर कॉपुलेशन के टाइम में सीमेन उनके बॉडी में गया है, तो फ्रक्टोज प्रेजेंट होता था। तो उनके वजाइनल लेयर के अंदर में से, वजाइनल ट्रैक के अंदर में से कुछ फ्लूइड कलेक्ट होता था और फिर उसको टेस्ट करते थे कि उसके अंदर फ्रुक्टोज प्रेजेंट है कि नहीं। तो फ्रुक्टोज अगर प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स उनके ऊपर में पॉपुलेशन हुआ है, रेप क्लेम कर सकते हैं तब आप लोग। लेकिन अभी के टाइम में ये जो सिस्टम है इसे हटा दिया गया है। क्यों? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि मान लो कि अगर रेप के टाइम पे उन्होंने कुछ बैरियर कॉन्डम्स वगैरह यूज किए होंगे, तो इससे तो हमें पता नहीं चलेगा। और दूसरा है कि जरूरी क्या है कि मतलब वही इंसान है जिसके ऊपर रेप क्लेम कर रहे हो आप, वही इंसान है जो आपका रेप किया। हो सकता है किसी और के साथ में कॉपुलेट किया हो और हमारे पास में क्या हो, या फिर पहले कॉपुलेशन किसी और के साथ में की हो और अब इस पे क्लेम कर रहा हो। तो मतलब अब ये इसके बहुत सारे डिफेक्ट भी थे, इसलिए ये सिस्टम को, ये जो चेकिंग होता है फ्रुक्टोज का, इसे हटा दिया गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, ये इसका जो सिक्रीशन होता है, ये लिब्रिकेशन में हेल्प करता है पेनिस के। ठीक है, तो इसके साथ हमारा मेल जो है वो मेल वाला साइड हमारा कंप्लीट हो गया। फोर स्किन मैंने बता दिया आपको, ग्लैंड्स पेनिस के ऊपर एक स्किन जो होती है वो मूवेबल होता है और उसको हम लोग जब कट करके निकाल देते हैं, बहुत सारे रिलीजन में ऐसा होता है कि उसे कट करके निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कमसिजन कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, उस प्रोसेस को अब हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। हो गया यहाँ तक, हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग चलते हैं। एक सेकंड पानी पी लो थोड़ा सा। सॉरी, अब हम लोग चलते आ गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी। आई एम सॉरी, क्या हो गया? अच्छा, मैंने पेन नहीं लगाया था। ठीक है, फीमेल सिस्टम में क्या होता है, ओवरी मिलता है, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्वाइकल सर्विक्स मिलता है, उसके बाद में वजाइना मिलता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मिलता है, मैमरी ग्लैंड मिलते हैं, इतनी चीजें मिलती हैं। ओवरी जो है हमारे पास 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है और ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट की हेल्प से कनेक्टेड होती है, पेल्विक और यूट्रस वॉल से। ठीक है, अब देखो, each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones, पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर मेड्यूला कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग बात करें ईच फेलोपियन ट्यूब जो होता है ये 10 से लेके 12 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। और जब भी हम लोग बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब में 3 लेयर्स, 3 जो है हमारे पास में वो आता है, क्या बोलते हैं, पार्ट आता है। कौन कौन से 3 पार्ट आते हैं देख लेते हैं हम लोग इसको। पहला हमारा जो ये ओवरी है, ओवरी के पास में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। ओवरी से जब ओवुलेशन होता है आपका, तो ये फिम्बरी जो होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये इसको ओव्यूल को कैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओवम, ठीक है, ओवम को कैच करने में हेल्प करते हैं। और फिर उसके बाद में इनफंडिबुलम जंक्शन होता है एंड उसके बाद में एम्पुला, और इसी एम्पुलरी जंक्शन पे आपका क्या होता है, मीट होता है, कौन, स्पर्म और एग का। ठीक है,
इस्थमस क्या होता है, ये लंबा वाला पार्ट होता है, और फिर यहाँ से ये वाला जो पार्ट आ गया, ये आ गया हमारे पास में यूट्रस। यूट्रस के 3 लेयर होते हैं हमारे पास में, सबसे अंदर वाला जो होता है एंडोमेट्रियम, बीच वाला जो होता है मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर वाला होता है पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के साथ में क्या केस होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे यही जो है बार बार टूट के निकलता है, ब्लीडिंग फेज जो आता है ना उसमें एंडोमेट्रियम ही टूट के निकल रहा होता है, ठीक है। मायोमेट्रियम जो होता है ये स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल के बने होते हैं, जो कि हमारे पास में क्या होता है, जब पार्चुरेशन का टाइम आता है, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो इसी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे बच्चे बाहर निकल के आता है। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर एपिथेलियम का बना होता है, जो कि कुछ सिक्रीट करते रहता है, यूटेरियन मिल्क जिसको हम लोग कहते हैं, और उसके बाद में फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये टूट के गिर जाता है, और फिर जब बनता है तब कुछ टाइम पे सिक्रीट आउट होता है ना, जैसे जब हमारा पीरियड्स आने वाले होते हैं 2-3 दिन पहले से हमारा जो है ना डिस्चार्ज काफी ज्यादा होता है, तो वो डिस्चार्ज किसकी वजह से होता है, आपने जनरली नॉर्मल कंडीशन में देखा होगा कि हमारे पीरियड्स आने से 1-2 दिन पहले और पीरियड्स आने के 1-2 दिन बाद तक थोड़ा सा सिक्रीशन जो होता है ना हमारे डिस्चार्ज जो होता है वजाइनल ट्रैक से, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है नॉर्मल डेज के टाइम पे, तो वो किसकी वजह से होता है, इन ग्लैंडुलर एपिथेलियम की वजह से, वो बताता है भैया कि आपका टाइम है पीरियड्स का, ठीक है। एंड जो इसके बाद में ऊपर वाला जो लेयर होता है वो भी स्मूथ मसल में ही होता है, पेरीमेट्रियम, उसमें कुछ ज्यादा खासा हम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है, इतना हमारा जरूरत था बता दिया। इसके बाद में ये हो गया सर्विक्स, ये सर्वाइकल केनाल, और ये वजाइना। वजाइना और सर्वाइकल केनाल को साथ में हम लोग बर्थ केनाल नाम देते हैं, और ये जस्ट इस पेन के टिप की तरह बड़ा होता है, एंड इससे पूरा का पूरा बच्चा बाहर आता है, ठीक है। तो ये मतलब एक नेचर के थ्रू बहुत ही प्यारा सा जो है हमारे पास में मैकेनिज्म है कि मतलब इतने छोटे से पेन के टिप जितने बड़े, ये सर्विक्स होता है ना हमारा सर्वाइकल ओपनिंग, ये इतना ही बड़ा होता है, एक्जैक्टली इस पेन के टिप के जितना बड़ा होता है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होता है, सोचो, और इसी से पूरा बच्चा बाहर आ जाता है। ये काफी मतलब इलास्टिकल होता है यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में रिमूवल ऑफ ओवरी को हम लोग नाम देते हैं ओफेरोक्टोमी, एंड रिमूवल ऑफ यूट्रस को नाम देते हैं हिस्टेरोक्टोमी, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को तुम लोग कमेंट करके बताओगे कि स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या नाम देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में आ गया, क्या आ गया, इधर से मैंने आपको पूरा बता दिया, तो ये एम्पुला वगैरह इस्थमस वगैरह बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वुम हम लोग किसको कहते हैं, यूट्रस को हम लोग वुम क्या देते हैं, सर्वाइकल केनाल हम लोग किसको कहते हैं, कलेक्टिवली वजाइना, और सर्वाइकल केनाल और वजाइना को कलेक्टिवली हम लोग बर्थ केनाल कह देते हैं। यूट्रस के 3 लेयर, पेरीमेट्रियम जो हो गया हमारे पास में, एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस होता है, उसके बाद स्मूथ लेयर होता है मायोमेट्रियम, उसके बाद ग्लैंडुलर लेयर होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, और स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन किसमें देखने को मिलता है, मायोमेट्रियम में डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद में आता है हमारा जो ये वाला पार्ट भी बता देंगे, ये वाला पार्ट भी बता देंगे आपको, रुक जाए। हाँ, अब हमारे पास में मॉन्स प्यूबिस आता है। मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, वजाइनल ऊपर का जो आपका फैटी टिश्यू का ये बना हुआ होता है, और इसमें क्या होता है आपका बहुत सारे फॉलिकुलर हेयर, मतलब देखो वजाइना का जो ऊपर वाला सरफेस होता है ना हमारे पास में, जहाँ पे हेयर प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, ठीक है। और मॉन्स प्यूबिस का ऊपर वाला लिप जो कि वजाइना के लिप से मिलता है, दैट इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा, और लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे एक सॉफ्ट सा 2 और छोटे छोटे लिप्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा, एंड उसके अंदर आपके लेबिया माइनोरा जैसे आप देखोगे तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। ऐसे मैं बात करूँ अगर, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऊपर वाले मैं ऐसे 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 दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ऊपर में आपका क्या होगा, हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होगा, ये ऊपर वाले जो 2 लिप्स बनेंगे दैट इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा, ठीक है, और ये नीचे की साइड थोड़ा खुला सा रहता है, एंड फिर इसके अंदर में खोलोगे तो इसके अंदर में 2 और लिप्स प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा, ठीक है। और ये दोनों ऐसे ऊपर के साइड में जहाँ मिलता होगा ना, वहाँ पे थोड़ा सा देखना, तो आप लोग देखोगे कि वहाँ पे थोड़ा सा उठा सा स्ट्रक्चर होगा, प्रोजेक्शन टाइप का होगा, पतला सा छोटा सा, दैट इज कॉल्ड हमारे पास में क्लिटोरिस, क्लिटोरिस कहते हैं इसको, ठीक है। और ये क्लिटोरिस जो होता है नेचर वाइज ये फीमेल में मिलता है, और सुनो एक मस्त सी बात बताऊं, ये नेचर वाइज ऑरिजिन वाइज एग्जैक्टली सेम होती है मेल के पेनिस के, ठीक है। और अब इसमें जो होता है हमारे पास में जो वजाइनल ऑरिफिस होता है उसके ऊपर में पार्शियली कनेक्टेड टिश्यू रहता है जो उसको पार्शियली ढके रहता है। मान लो ये हमारे पास ऑरिफिस है तो इसको अंदर से साइड में थोड़ा सा ऊपर एकदम छोटा सा ओपनिंग रहता है, बाकी पूरा जो होता है पार्शियली ढका हुआ होता है, जिसको टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, हाइमन कहते हैं, जो बाकी ढका हुआ पोर्शन है। और फर्स्ट कॉपुलेशन के टाइम पे ये हाइमन ही रप्चर होता है, और फर्स्ट कॉपुलेशन के टाइम में हमारे पास में क्या आता है, ब्लड का जो होता है सिक्रीट आउट होता है थोड़ा, क्योंकि ये जो होती है रप्चर होती है ना, टिश्यूज है रप्चर होंगी, दर्द होता है, और थोड़ा सा आपका जो है क्या कहते हैं हमारे पास में ब्लड जो है वो डिस्चार्ज होता है थोड़ा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड आपका जो मैमल्स का है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब हर मैमल में मिलेगा। और ह्यूमंस की बात करें तो मेल्स में अनफंक्शनल होगा, मेल्स में इनफंक्शनल होगा, और फीमेल्स में क्या होगा, फंक्शनल होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमारे पास जानना है, प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे पास में मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क का सिक्रीशन कराता है, ठीक है। और मिल्क बनता कहाँ है, एल्वुलाई में। किसके एल्वुलाई में, लंग्स के एल्वुलाई में नहीं, मैमरी ग्लैंड के एल्वुलाई में। और स्टोर कहाँ होता है, एल्वुलाई के ल्यूमेन में, ठीक है, मैमरी ग्लैंड के। ओके नाउ अब हम लोग देख लेते हैं, ये जो हमारे पास में आ गया, ये हमारे पास में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास में, पाथवे ऑफ वी कैन से पाथवे ऑफ
पाथवे ऑफ मैमरी ग्लैंड का पूरा जो है पाथवे दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू आता है, ऊपर का जो एरिया होता है, ठीक है। इसके बाद में मैमरी लोब्स आते हैं जो कि 15 से 20, हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं। देन मैमरी एल्वेओलस होता है, ठीक है। एल्वेला यहीं पे आपका क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है और इसी के ल्यूमेन में आपका मिल्क का स्टोरेज होता है, ठीक है। इसके बाद में मैमरी टिब्यूल, इसके बाद में मैमरी डक्ट, मैमरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट एंड देन निपल, ठीक है। ये आपका पूरा आपका यहाँ पे ये है। इसके बाद में यही चीज यहाँ पे पूरी लिखी हुई है लैंग्वेज में, यही चीज आपकी यहाँ पूरी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर से रूबरू करा दूं। मेल वाला तो हो गया था हमारे पास में, फीमेल वाला दिखा देती हूँ। ये हमारे पास में है, देखो ये जो बाहर का एरिया होता है ना, ये पूरा यहाँ पे आपका जो है छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेविया मेजोरा, ठीक है। आई एम सॉरी, मॉन्स प्यूबिस। और उसके जो बाहर वाले ऊपर वाले सबसे लिप्स होते हैं जिसको खोलोगे लेबिया मेजोरा, अंदर वाले जो होंगे लेबिया माइनोरा, उसके ऊपर जो ऊपर की साइड में जंक्शन जहां प्रेजेंट होगा लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा का, दैट इज कॉल्ड क्लिटोरिस। और उसमें आपके हमारे पास में दो जो है आपके ओपनिंग्स दिखेंगे। ऊपर वाली जो ओपनिंग होंगी दैट इज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरेथ्रा होगा। उसके नीचे में थोड़ी सी बड़ी ओपनिंग होगी दैट इज ऑफ वजाइना, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और ये हमारे पास में है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपका एक व्यू। इसी के साथ हमारे यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट होगा, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया है गाइज। एंड यस, हमारे यहाँ पे लगभग 20-25 मिनट होते हुए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। ये भी खत्म हो जाएगा आई थिंक 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर में। एंड हमारा जो होगा ये खत्म होगा 5 से 7 मिनट में प्रोबेबली। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और ये पूरा आपका नेक्स्ट लेक्चर में आधे घंटे से लेकर के 35 मिनट तक में ये वाला आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज का भी लेक्चर जो होगा 30-35 मिनट्स का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा प्रोबेबली। ठंड आ गई, दिवाली है कल, तो सबको आज मैं जब ये वीडियो शूट कर रही हूँ अभी छोटी दिवाली है, सो सबको हैप्पी छोटी दिवाली। शायद ये मैं आज शाम तक वीडियो अपलोड कर दूँ, नहीं तो कल मॉर्निंग तक, ठीक है। तो सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। और अगर दिवाली के दिन देख रहे हो तो हैप्पी दिवाली। और यस, कल तो सेमीफाइनल्स भी है, तो खुशी तो अलग लेवल पे हमारी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो हो गया, ये मेल में अगर होगा स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। और अगर फीमेल्स में होगा और ओवम का फॉर्मेशन करेगा तो वी कॉल इट एज oogenesis, ठीक है। तो पहले हम लोग मेल में पढ़ेंगे, मेल में पढ़ेंगे, और फिर हम लोग फीमेल में नहीं फीमेल में पढ़ेंगे, ओके। सो या चलो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बार बार बताने की जरूरत नहीं। गैमेट का फॉर्मेशन क्या हो गया हमारे पास में, इमेच्योर मेल germ सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। अब ये पूरा जो है नौटंकी करने से बेटर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे जो है टेबल बना दिया, इसको याद करिए, आपको पूरा टेबल याद हो गया, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके इतने ये 2 सेक्शन में फंसेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, ठीक है। आज बता देते कैसे। देखो स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास स्पर्म मदर सेल है, ठीक है। ये 2n होगी डिप्लॉइड कंडीशन। इसमें क्या होगा, पहले माइटोसिस होगा, तो हमारे पास में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनेंगे, जो कि हमारे पास में अगेन 2n होगा, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसमें कोई भी प्लॉइडी चेंज नहीं करती है। तो माइटोसिस हमारे पास में होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड 2n ही हो रहेगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में मियोसिस होगा, तो मियोसिस का 2 स्टेज है, मैं पता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होगा ये रिडक्शनल होता है, और मियोसिस 2 जो होता है ये सेम एज माइटोसिस होता है, इक्वेशनल होता है, ठीक है। तो मियोसिस 1 में जब हमारे पास में आएगा तो एक अगर प्राइमरी हमारे पास में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में बनेगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। और ये n होगा और ये भी n होगा। नहीं दिख रहा होगा, रुक जाओ मैं बता देती हूँ, 1 सेकेंड। यहाँ पे अब तो आपको दिख रहा है, अब यहाँ पे मैं इसी में बता देती हूँ। देखो हमारे पास में ये है हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इससे हमारे पास में 2 बनेंगे, ठीक है। ये हमारे पास में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, और इससे फर्दर फिर हमारे पास में 2 बनेंगे, ठीक है। इससे 1 बना, इससे 2 बने, फिर इससे 2 बने, ठीक है। ये न्यूक्लियस है इनका बीच में, ओके। ये हमारे पास में क्या आ गया, ये हमारे पास में आ गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, ये हो गया 2n। यहाँ हो गया मियोसिस 1,
ये N आ गया हमारे पास, N आ गया, ये हमारे पास सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसके बाद में हमारे पास में आ गया ये सेकेंड वाला मियोसिस 2 जो कि इक्वेशनल है, तब इसमें भी NN रह जाएंगे, सारे सब NN रह जाएंगे और ये हमारे पास में क्या हो गया, स्पर्मेटिड्स बन गए। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पे, कभी पूछ देगा कि अगर मान लो हमारे पास में बताओ 2 स्पर्मेटोगोनिया है तो हमारे पास में उन 2 स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे, ठीक है। तो 2 स्पर्मेटोगोनिया पहले करेगा मियोसिस, तो 2 से 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब चारों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का होगा माइटोसिस, तो चारों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का माइटोसिस जब होगा तो 1 से 4 1 से 4 1 से 4 1 से 4, तो जब चारों से 4 4 बनेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 से बन रहे हैं 4, मतलब 16 हमारे पास में स्पर्मेटोजोआ आ जाएंगे। इसी में कभी पूछ लेगा कि हमारे पास में 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तब हमारे पास में कितने स्पर्मेटोजोआ आएंगे, तो 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का अलग अलग मियोसिस होगा, तो 1 से 4 1 से 4 यानी 8 हमारे पास आ गए, 8 हमारे पास स्पर्मेटोसाइट होंगे। यही पूछ लेगा कि हमारे पास में अगर बताओ 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे तब हमारे पास में कितने स्पर्मेटोजोआ आएंगे। तो अब याद रखना सेकेंडरी स्पर्मेटोजोइड के बाद में अगर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोजोइड आए होंगे, इसका मतलब किसी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आया होगा 2 स्पर्मेटोसाइट, अब वहां से फिर मियोसिस 2 इनका होगा, तो यहाँ से 2 बनेगा, यहाँ से 2 बनेगा, तो 2 2 4 स्पर्मेटोजोआ। बस यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं फंसाएगा कहीं पे, ठीक है। अब यहाँ 3 प्रोसेस है जिसमें बच्चों का कंफ्यूजन होता है। 3 प्रोसेस क्या क्या मैम, एक हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, एक हो गया स्पर्मियोजेनेसिस, एक हो गया स्पर्मिएशन। इन तीनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ये तीनों ही देख लेते हैं एक बार करके। स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म से हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बन रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास में एक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, तो स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म को तो हमने पूरा बना लिया, मतलब एकदम मदर सेल से लेकर के जब स्पर्म तक पूरा हमने बनाया, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन अब सिर्फ हम लोग स्पर्मेटिड्स बना रहे हैं, मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास में पूरा जो प्रोसेस हो रहा है दिख रहा है अभी यहाँ पे, ये पूरा प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं, और सिर्फ इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस यहां मैंने लिख दिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस आएगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, ये आएगा स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस। वापस मैं यहाँ पे कर देती हूँ, एक सेकेंड, बस इसको आप लोग काट देना, ये चीज नहीं होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, और सिर्फ इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, और सिर्फ इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है जी। अब यहाँ पे जब स्पर्मेटोजोआ बन गया हमारे पास में, अब यहाँ पे जब हमारे पास में स्पर्मेटोजोआ बन गया, अब इस स्पर्मेटोजोआ को जब हम लोग सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर रिलीज करते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। ये तीनों अगर आपका कंप्लीट है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास में आता है एक हार्मोन का छोटा सा कॉन्सेप्ट, GnRH जो होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में हाइपोथैलेमस से रिलीज करता है, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास में कहां से सिक्रीट आउट होता है, ये हमारे पास में हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि सिक्रीट करता है, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाकर के काम करता है, और यहाँ से 2 हार्मोन को सिक्रीट आउट कराता है, LH नहीं, LH और FSH, ठीक है। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जाता है और लेडिक सेल पे काम करता है, और यहाँ से क्या रिलीज कराता है, एंड्रोजन, ठीक है, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, इसी को हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद FSH जो होता है, ये हमारे पास में सर्टोली सेल पे जाके एक्ट करता है, नर्स सेल पे जाके एक्ट करता है, जो कि क्या कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं बाबू, स्पर्मियोजेनेसिस कराता है, ठीक है। आई होप सो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, स्पर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास में एक चलता फिरता स्पर्म का हमारे पास में पिक्चर दिया है, डायग्राम दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पूरे को हेड कहेंगे, ये वाले पार्ट को नेक कहेंगे, और इसके नीचे वाले पार्ट को टेल कहेंगे। अब जो हमारे यहाँ पे ऊपर वाले ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग मैंने उल्टा दिखा दिया, ये ऊपर वाला टिप वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। ये मॉडिफाइड गोल्गी बॉडीज हैं, जो कि इनके पास में कुछ फर्टिलाइजिंग स्पर्म्स होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में न्यूक्लियस होता है इस पोर्शन में, एंड ये नेक हो गया ये वाला पोर्शन, जिसमें हमारे पास मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे 20 से 25 माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप में, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, स्पाइरल शेप में अरेंज होते हैं ऐसे ऐसे, क्लियर आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे इस तरीके से स्पाइरल शेप में आपका कंटेन होता है, और इसको हम लोग नेबरकर्न
अरेंजमेंट कहते हैं। उसके बाद ये टेल है जो कि फ्लिप लैश मूवमेंट, मतलब ऐसे ऐसे सांप की तरह मूवमेंट, फ्लिप लैश विप लैश मूवमेंट इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज हो गया, ये पूरा मैंने इसमें ही पढ़ा दिया आपका। अब देखो एक नॉर्मल ह्यूमन क्या होगा, इजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में निकलता है, ठीक है। जिसमें से देखो एक ह्यूमन को हम लोग परफेक्ट हेल्दी रिप्रोडक्टिव ह्यूमन कैसे कहेंगे, मेल में। तो मेल में कहा जाता है कि आपका जो एक मेल है वो परफेक्टली हेल्दी रिप्रोडक्टिव, देखो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेल को हम लोग कैसे मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह सकते हैं, जब उसके एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होंगे तब। और उन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में एटलीस्ट 60% जो स्पर्म है ना वो नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए, और उसमें से भी अबाउट 40% को जो है विग्रस मोर्टिलिटी शो करना चाहिए। यहाँ पूरा आपका इतने दूर में ये पूरा दिया हुआ है, और ये पूरा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 10 स्टार लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है इधर से, ओके। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, ये थोड़ा सा देख लेंगे। अब आगे हमारे पास में फीमेल का जो है इसके बारे में बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकुलर एस्ट्रेशिया कहलाता है, और फीमेल स्पर्म प्रोड्यूस्ड एन एंजाइमेटिक सब्सटेंस फॉर डिसॉल्व एग कवरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं हाइल्यूरोनाइडेज, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्या आ गया, हमारा जो फीमेल होती है, फीमेल का जो है जैसे मेल में जो है प्यूबर्टी हिट करने के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल के अंदर जो है उगोनिया बनने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उगोनियोजेनेसिस जिसको हम लोग कहते हैं, ऊजेनेसिस जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे टाइम में कब स्टार्ट होता है, फीटल लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब एम्ब्रियोनिक लेवल पे ही रहते हैं तभी से फीमेल के अंदर ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखो फीमेल कितनी एडवांस है, तो यू शुड रिस्पेक्ट फीमेल, यस, ओके। सो ये हो गया हमारे पास में ऊजेनेसिस जिसको हम लोग कह दिया। उगोनिया हमारे पास में आ गया, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में प्राइमरी oocyte बनता है, सबसे पहले हमारे पास में प्राइमरी oocyte बनता है। और इसमें हमारे पास में क्या होता है, इसमें एक आपका दिया हुआ है ये, हाँ ये, इसमें आपका पूरा बताया हुआ कैसे क्या होता है। देखो सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, उगोनिया होता है फीटल लाइफ में, ये हमारे पास में फीटल लाइफ की बात चल रही है, तो कहानी शुरू होती है एक फीटल लाइफ से, ठीक है। हमारे पास में उगोनिया बना, ठीक है, जिसमें माइटोसिस होकर के प्राइमरी oocyte बन गया। अब यहाँ तक फीटल लाइफ चल रहा है, और फीटल लाइफ में ही पहला जो है हमारे पास में मेटाफेज 1 में जो है हमारे पास में ये अरेस्ट हो जाएगा, प्रोफेज 1 में ये हमारे पास में प्राइमरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाएगा। अब बर्थ हुआ, चाइल्डहुड हुई, और प्यूबर्टी हिट हुआ। अब प्यूबर्टी के हर महीने पे क्या होगा, आपका जो पहला प्रोफेज 1 था ना किसी एक फॉलिकुलर का, वो टूटेगा और वापस पूरा डिवीजन होकर के एक सेकेंडरी oocyte बनेगा। अब जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो यहाँ से एक फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज होगा, जिसका कोई काम नहीं है, बाद में डीजेनरेट कर जाएगा। अब ये जो सेकेंडरी oocyte होगा, इसका जो होगा ये अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये अब वेट करेगा। अगर आपके बॉडी में स्पर्म आता है तो स्पर्म जब एंट्री कर लेगा, जब पेनिट्रेट कर लेगा ओवम को, तब इसका मेटाफेज 2 जो है वो टूटेगा, और फिर कंप्लीट हो जाएगा इसका जो है माइटोसिस, और यहाँ से सेकंड पोलर बॉडी जो है वो रिलीज कर जाएगी, और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ओवम का, ठीक है। ये कब होगा, दूसरा वाला स्टेज, ये जो सेकंड पोलर बॉडी कब रिलीज करेगी, जब फर्टिलाइजेशन मतलब आपका जो स्पर्म है ये फीमेल के सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करके अंदर घुस गया होगा, तब वहां पे उस टाइम पे ये कंप्लीट होगा, ठीक है। और अगर नहीं होगा ऐसा तो आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो डीजेनरेट कर जाएगा कुछ दिनों के बाद, और आपका पीरियड्स आ जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये चीज हमारी पूरी हो गई फीमेल में, और यही चीज मेल में है। मेल वाला तो समझा दिया बहुत ज्यादा, उसमें कुछ है नहीं। फीमेल वाला थोड़ा सा पेचीदा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक बता दूं मैं, प्राइमरी फॉलिकल पहले बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल में आपका क्या हुआ, हमारे पास में माइटोसिस होके प्राइमरी oocyte बनेगा। सेम वही प्रोसेस है जो मेल में हो रहा है। मेल में क्या था, स्पर्मेटोगोनिया था, उसमें माइटोसिस होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, और यहाँ पे उगोनिया से प्राइमरी oocyte बना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मियोसिस हुआ। अब मियोसिस, अब इसी में क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और यहाँ टर्शियरी फॉलिकल जब बनता है तो इसका एक आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें एंट्रम दिखाई देता है, जो कि एक कैविटी होता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जो कि ग्राफियन फॉलिकल में और बड़ा हो जाता है, ठीक है। और यही रप्चर करता है, तो यहाँ से आपका ओवम निकलता है, और फिर यहाँ कॉर्पस लूटियम बना लेता है, येलो कलर बॉडी, जो कि आपका क्या सिक्रीट करता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको याद कर लेनी जरूरी है, वो क्या है, एक सेकेंड मेरे को देख लेने दो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देखो, oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। oogenesis is initiated during embryonic development stage when couple of million gamete mother cell oogonia are formed within fetal ovary। fetal ovary में ही बन जाता है और उस टाइम से रखा रहता है। और
प्यूबर्टी तक आते आते 60,000 से 80,000 ही हमारे पास में प्राइमरी फॉलिकल बचता है, जिसमें से थोड़े थोड़े करके हर महीने हमारे पास में कुछ 100 जैसे 200 आपके फॉलिकल जो होगा। देखो अब इसमें होता क्या है, प्राइमरी फॉलिकल 60,000 से 80,000 है, तो ये पूरे 60,000 से 80,000 महीने हमारे लाइफ में थोड़ी होते हैं। हम लोग 50 साल तक जनरली हमारे पास में लगभग 15 से स्टार्ट होता है, मतलब एक आइडियल कंडीशन में अगर मान के चले तो 12 साल से हमारा जो है जनरली पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे 50, 51, 52 के एज तक चलते होंगे। तो ये हमारे लगभग आप समझो तो कितना साल हुआ हमारे पास में, मतलब यहाँ से 12 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 52 तक में काउंट करते हैं, हमारा सीधा सीधा हमारे पास में 50 साल आ रहा है, नाम सॉरी 40 साल आ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे 40 साल की उम्र में भी हमारे पास में 60,000 से 80,000 महीने नहीं, मतलब 60,000 से 80,000 फॉलिकल का यूज़ कहीं नहीं आएगा। अब इसमें होता क्या, हर महीने कुछ 100 करके ऐसे 10-20 फॉलिकल हैं, कभी 50 फॉलिकल हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी उस साइड में बनते हैं, ठीक है। प्राइमरी से सेकेंडरी उस साइड में बनेंगे, तो जब प्राइमरी से सेकेंडरी उस साइड बनते हैं तो उसके बीच में 2-4 फॉलिकल डीजनरेट करते हैं। फिर वो जो बच्चे कुछ हैं वो जब टर्शरी बनते हैं तो उसमें कुछ फॉलिकल जो आपका डीजनरेट कर जाते हैं। फिर टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं तो उसमें कुछ आपका डीजनरेट कर जाते हैं। ऐसे करते करते एकदम लास्ट जो सेकेंडरी उस साइड बनता है, वो जो ओवम सिक्रीट करता है, वो सिर्फ एक ही रह जाता है, ठीक है। तो ये नेचर का रेस होता है, जैसे कि आपका 200 से 300 मिलियन स्पर्म जब इजैकुलेट करता है, उसमें भी आपका जो है 60% ही आपका प्रॉपर शेप साइज वाले होते हैं, तो वो रेस में आगे निकल जाते हैं, बाकी सब तो डीजनरेट कर जाते हैं। उसमें से भी सिर्फ 40% के पास में विग्रस मोर्टिलिटी होती है, तो वो तेज तेज भाग के आगे निकल जाते हैं, बाकी जो है वहीं रह जाते हैं पीछे के साइड में, ठीक है। उससे भी ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो जो है आपके पास में उसमें से भी कुछ कुछ करते करते जो है जब आपके यूट्रस में इंक्लूड होते हैं, जब अंदर जाते हैं, तो वहाँ से 2 साइड, एक साइड आपका राइट साइड में कुछ चले जाते हैं, कुछ लेफ्ट साइड में चले जाते हैं। मान लो उस महीने आपका राइट ओवरी से निकला होगा ओवम, तो जो लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वैसे ही रेस से अलग साइड में भाग जाते हैं, डायरेक्शन ही चेंज, तो उनका कहानी खत्म। तो बच्चे कुछ जो आपके स्पर्म आते हैं इधर साइड, उसमें से भी कोई एक ही ऐसा स्पर्म होता है जो आकर के ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। तो मतलब ये पूरी नेचर की रेस है, हाँ, ताकि हमारे पास में जो फिटेस्ट हो उसको सर्वाइव करने का मौका मिले। तो इससे हमारे पास में क्या होगा, जनरेशन वाइज अच्छे वेरिएशन आएंगे, पॉजिटिव वेरिएशन आएंगे, क्योंकि वेरिएशन 2 तरीके के, एक अच्छे एक बुरे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब ये कहने का मतलब ये पूरा नेचर का किया धरा है कि हमें हमेशा बेस्ट मिले, हमें हमेशा बेस्ट मिले, क्योंकि नेचर हमेशा बेस्ट को ही सर्वाइव करने का मौका देती है। नीट का एग्जाम है, किस लाख बच्चे बैठे हैं, अगले साल पता नहीं कितने ही बैठेंगे, तो उसमें से भी जो है लगभग 50,000 गवर्नमेंट सीटें, लगभग बता रही हूँ, एक मतलब हाइपोथेटिकल डाटा, एग्जैक्ट तो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो जो है वो फिटेस्ट हैं, वो सर्वाइव किए हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है आपके पास में कि नेचर ने बनाया ही रूल ऐसा है कि फिटेस्ट को ही सर्वाइव करने का मौका मिलेगा, अब धीरे धीरे जो अनफिट है वो नेचर से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि बस मेहनत करते रहो और क्या, ठीक है। तो ये चीज़ थी, आई होप आपका यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एंड इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल से नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो विद दिस आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा और इससे कुछ हेल्प मिली होगी। तो मस्ट चेक आउट टू अदर वीडियोज़, हमारे चैनल पे जो पड़ी हुई है उसको देखो आप, और भी हैं जो जल्दी जल्दी मैं लाने की कोशिश करूँगी। दिवाली की छुट्टी रहेगी तो सब यस भर भर के ढेर सारी वीडियोस देखो, पढ़ाई करो खूब सारा। एंड या विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। हैप्पी छोटी दिवाली, हैप्पी बड़ी दिवाली, हैप्पी छठ सबको, ठीक है। एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।